नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसका नाम सुनते ही पश्चिम एशिया में तनाव की लकीरें खींच जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की। हाल ही में 13 जून 2025 को जब ईरान ने इजराइल की धरती पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे, तो पूरी दुनिया ने एक बार फिर उसकी सैन्य ताकत की झलक देखी। इस हमले ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ईरान की सेना में ऐसा क्या है जिसे उसके दुश्मन मौत का दूसरा नाम कहते हैं। ईरान की सैन्य शक्ति सिर्फ हथियारों और सैनिकों की गिनती का खेल नहीं है, बल्कि यह एक जटिल संरचना है जिसमें विचारधारा, रणनीति और भूगोल का गहरा मिश्रण है। यह ताकत दशकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और लगातार चले आ रहे संघर्षों की आग में तपकर बनी है। ईरान की सैन्य ताकत का अंदाजा लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी विशाल सेना के आंकड़ों को समझना होगा। ईरान के पास आज की तारीख में लगभग 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मोर्चे पर तैनात हो सकते हैं। यह संख्या ही अपने आप में मध्य पूर्व के किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सक्रिय सैनिकों के अलावा ईरान के पास एक विशाल रिजर्व फोर्स भी है, जिसमें करीब 3,50,000 प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में ईरान पलक झपकते ही अपनी सेना को लगभग 10 लाख सैनिकों तक बढ़ा सकता है। यह विशाल मानव संसाधन ईरान की रक्षा नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो किसी भी बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार का काम करता है। यह विशाल सेना सिर्फ संख्या में ही बड़ी नहीं है, बल्कि इसका प्रशिक्षण और इसकी निष्ठा भी इसे खास बनाती है। ईरान के सैनिक सिर्फ नौकरी के लिए वर्दी नहीं पहनते, बल्कि उनमें से कई एक गहरी इस्लामी और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। यह प्रेरणा उन्हें मुश्किल हालात में भी लड़ने का जज्बा देती है। जब हम ईरान की बात करते हैं तो हम एक ऐसी सेना की बात कर रहे हैं जो पारंपरिक युद्ध के साथ साथ गैर पारंपरिक युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉरफेयर में भी माहिर है। लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती विद्रोहियों तक ईरान ने अपने सहयोगियों के जरिए पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव फैला रखा है। यह उसकी सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जो उसे सीधे टकराव से बचाते हुए भी अपने दुश्मनों को उलझाए रखता है। तो सवाल उठता है कि ईरान की इस ताकत की असली कहानी क्या है। यह कहानी है अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की। यह कहानी है प्रतिबंधों के बीच आत्मनिर्भरता हासिल करने की। और यह कहानी है एक ऐसी दोहरी सैन्य संरचना बनाने की जो पारंपरिक और वैचारिक दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ सके। ईरान ने अपनी वायुसेना की कमजोरी को अपनी मिसाइल शक्ति से ढका है। उसने अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देकर किया है। आने वाले हिस्सों में हम ईरान की इसी सैन्य मशीनरी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे आरटीएस और आईआरजीसी मिलकर काम करते हैं, कैसे बासिज बल समाज के भीतर सेना की आंख और कान हैं, और कैसे ईरान की मिसाइलें आज इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। ईरान की सैन्य संरचना को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो शक्तिशाली सेनाएं एक साथ काम करती हैं। यह दुनिया की सबसे अनोखी सैन्य व्यवस्थाओं में से एक है। पहली है आरटीएस यानी ईरान की पारंपरिक सेना। इसका काम वैसा ही है जैसा दुनिया के किसी भी देश की सेना का होता है। देश की सीमाओं की रक्षा करना, संप्रभुता बनाए रखना और बाहरी आक्रमण का जवाब देना। आरटीएस के पास अपनी थल सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस फोर्स है। यह सेना पारंपरिक युद्ध के लिए प्रशिक्षित है और देश की रक्षा की पहली दीवार मानी जाती है। इसका ढांचा और काम करने का तरीका काफी हद तक पारंपरिक सैन्य मॉडलों पर आधारित है, जो इसे एक पेशेवर और अनुशासित बल बनाता है। लेकिन ईरान की ताकत का असली राज उसकी दूसरी सेना में छिपा है, जिसे दुनिया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के नाम से जानती है। 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद आईआरजीसी का गठन किया गया था। इसका मुख्य काम पारंपरिक सेना से बिल्कुल अलग है। आईआरजीसी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ईरान की इस्लामी व्यवस्था और क्रांति की विचारधारा की रक्षा करना है, चाहे खतरा देश के भीतर से हो या बाहर से। यह सिर्फ एक सैन्य बल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक शक्ति भी है। आईआरजीसी सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है, जो इसे सरकार और पारंपरिक सेना की कमान श्रृंखला से अलग और ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। यह दोहरी संरचना ईरान को एक अनोखी रणनीतिक गहराई देती है। आरटीएस और आईआरजीसी के बीच का अंतर उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में साफ झलकता है। जहां आरटीएस देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं आईआरजीसी का प्रभाव सीमाओं के पार भी फैला हुआ है।
ईरान की विवादास्पद मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम का नियंत्रण पूरी तरह से आईआरजीसी के हाथों में है। यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और सीरिया में शिया लड़ाकों को समर्थन, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया कराने का काम भी आईआरजीसी की विदेशी शाखा खुद फोर्स करती है। इस तरह आरटीएस देश के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जबकि आईआरजीसी ईरान के प्रभाव को पूरे मध्य पूर्व में फैलाने और उसके दुश्मनों को उनके घर में चुनौती देने का काम करती है। यह दोहरी सैन्य प्रणाली ईरान के लिए एक दोधारी तलवार की तरह काम करती है। एक तरफ ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता पर सेना का नियंत्रण न हो सके, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे पर नजर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह ईरान को पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के युद्ध एक साथ लड़ने की क्षमता देती है। जब इजराइल या अमेरिका जैसे दुश्मन ईरान पर हमला करने की सोचते हैं, तो उन्हें सिर्फ आरटीएस से नहीं, बल्कि आईआरजीसी के विशाल और अप्रत्याशित नेटवर्क से भी निपटना पड़ता है। यह जटिल संरचना ही ईरान की रक्षा नीति का वो मजबूत किला है, जिसे भेदना किसी भी हमलावर के लिए आसान नहीं है। यह ईरान को एक साथ रक्षात्मक और आक्रामक होने की अनोखी क्षमता प्रदान करता है। जब हम ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की बात करते हैं, तो हम सिर्फ एक प्रीमियम सैन्य बल की बात नहीं कर रहे होते। आईआरजीसी ईरान की इस्लामी क्रांति की आत्मा है, एक ऐसी शक्ति जो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के हर कोने में मौजूद है। इसका काम सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि इस्लामी गणराज्य की विचारधारा को जीवित रखना और उसे लागू करना है। आईआरजीसी का प्रभाव इतना गहरा है कि ईरान के कई प्रमुख नेता, मंत्री और उद्योगपति इसके पूर्व सदस्य रह चुके हैं। यह ईरान के सत्ता प्रतिष्ठान की रीढ़ है, जो सर्वोच्च नेता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है। आईआरजीसी को देश के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शामिल हैं। आईआरजीसी की शक्ति का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है बासिस बल, जिसे द ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी मोबिलाइजेशन ऑफ दी ओनप्रेस्ड भी कहा जाता है। बासिस आईआरजीसी के तहत काम करने वाला एक स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल है, जिसकी जड़ें ईरान के समाज में बहुत गहरी हैं। इसमें छात्र, शिक्षक, किसान, मजदूर और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। कागजों पर तो इसके सदस्यों की संख्या लाखों में है और कुछ अनुमानों के मुताबिक यह संख्या 1 करोड़ तक जा सकती है। बासिज बल की मुख्य भूमिका देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलना और समाज में इस्लामी कानूनों और नैतिकता को लागू करना है। यह बल सरकार की आंख और कान की तरह काम करता है, जो हर मोहल्ले और गांव तक फैला हुआ है। बासिज बल को अक्सर ईरान की नैतिकता पुलिस के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। युद्ध के समय बासिज एक विशाल मानव संसाधन पूल के रूप में काम करता है, जिसे तुरंत मोर्चे पर भेजा जा सकता है। ईरान इराक युद्ध यानी 1980 से 88 के दौरान बासिज के हजारों स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इराकी सेना का मुकाबला किया था। आज भी यह बल देश के भीतर किसी भी तरह के विद्रोह या अशांति को दबाने के लिए पहली रक्षा पंक्ति माना जाता है। इसके सदस्य न केवल सुरक्षा अभियानों में हिस्सा लेते हैं, बल्कि सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक समारोहों और आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं, जिससे समाज पर उनकी पकड़ और मजबूत होती है। आईआरजीसी और बासिज का यह गठजोड़ ईरान की सत्ता को एक अभूतपूर्व सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आईआरजीसी जहां बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए एक पेशेवर और घातक बल है, वहीं बासिज समाज के भीतर विचारधारा को बनाए रखने और जमीनी स्तर पर नियंत्रण सुनिश्चित करने का काम करता है। यह संरचना ईरान को एक ऐसा टोटल डिफेंस सिस्टम देती है, जहां सेना और समाज के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। किसी भी दुश्मन के लिए सिर्फ ईरानी सेना को हराना काफी नहीं है, उसे इस वैचारिक और सामाजिक किले को भी भेदना होगा, जो आईआरजीसी और बासिज ने मिलकर तैयार किया है। यही वजह है कि ईरान का शासन तमाम प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद आज भी मजबूती से खड़ा है। अगर ईरान की सेना का एक हाथ उसकी विशाल पैदल सेना है, तो दूसरा और शायद ज्यादा घातक हाथ उसकी मिसाइल और ड्रोन शक्ति है। दशकों से लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की वायुसेना तकनीकी रूप से पिछड़ गई, क्योंकि वह आधुनिक लड़ाकू विमान नहीं खरीद सका। इस कमजोरी से पार पाने के लिए ईरान ने एक शानदार रणनीति अपनाई। उसने अपनी पूरी ताकत बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू ड्रोनों के विकास में झोंक दी। आज ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल शस्त्रागार है। यह मिसाइल शक्ति ही ईरान का असली ब्रह्मास्त्र है,
जो उसे अपने दुश्मनों को दूर से ही निशाना बनाने और किसी भी हमले का करारा जवाब देने की क्षमता देता है। ईरान की मिसाइल शक्ति की रेंज बेहद प्रभावशाली है। उसके पास शहाब, सज्जील और गद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि ईरान अपनी धरती से ही इजराइल के हर कोने और सऊदी अरब समेत मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। हाल ही में इजराइल पर हुए हमले में ईरान ने अपनी सटीकता और क्षमता का प्रदर्शन किया, जब उसकी मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की कोशिश की। इसके अलावा ईरान ने फतह नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया है, जो अगर सच है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। यह ईरान की तकनीकी प्रगति का एक बड़ा सबूत है। मिसाइलों के साथ साथ ईरान ड्रोन तकनीक का भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। उसके शाहेद और मोहाजेर ड्रोन न केवल निगरानी और जासूसी के काम आते हैं, बल्कि वे विस्फोटक ले जाकर आत्मघाती हमले भी कर सकते हैं। ये ड्रोन सस्ते, बनाने में आसान और बड़ी संख्या में तैनात किए जा सकते हैं, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोनों के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को उनकी प्रभावशीलता दिखा दी है। ईरान इन ड्रोनों का इस्तेमाल न केवल अपनी सेना के लिए करता है, बल्कि अपने प्रॉक्सी सहयोगियों जैसे हूती और हिजबुल्लाह को भी मुहैया कराता है, जिससे वे अपने दुश्मनों को लगातार परेशान करते रहते हैं। ईरान ने अपनी इस कीमती संपत्ति को बचाने के लिए देश भर में पहाड़ों के नीचे विशाल भूमिगत मिसाइल शहर बनाए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा जारी किए गए वीडियो में इन भूमिगत ठिकानों को दिखाया गया है, जहां हजारों मिसाइलें और ड्रोन हमले के लिए तैयार रखे गए हैं। यह भूमिगत नेटवर्क ईरान के मिसाइल शस्त्रागार को किसी भी हवाई हमले से सुरक्षित रखता है और उसे दूसरा हमला करने की क्षमता देता है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ईरान के ज्ञात सैन्य ठिकानों को नष्ट भी कर दे, तब भी ईरान इन छिपे हुए ठिकानों से जवाबी हमला कर सकता है। यह क्षमता किसी भी देश को ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। जब हम वैश्विक सैन्य शक्ति की बात करते हैं, तो ईरान का नाम अक्सर अमेरिका, चीन या रूस जैसे देशों के साथ नहीं लिया जाता। लेकिन अगर हम सिर्फ आंकड़ों और रैंकिंग पर ध्यान दें, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार ईरान दुनिया की 145 सेनाओं में 14वें स्थान पर है। यह रैंकिंग ईरान को जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे कई तकनीकी रूप से उन्नत देशों से ऊपर रखती है। यह रैंकिंग सिर्फ सैनिकों की संख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य उपकरण, भूगोल, आर्थिक स्थिरता और लॉजिस्टिक्स जैसे 60 से ज्यादा कारकों को ध्यान में रखा जाता है। 14वां स्थान ईरान को एक महत्वपूर्ण वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य पूर्व के संदर्भ में ईरान की सैन्य शक्ति और भी ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है। इस क्षेत्र में ईरान अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वियों जैसे सऊदी अरब, इजराइल और तुर्की के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि इजराइल और सऊदी अरब के पास अमेरिका से खरीदे गए अत्याधुनिक हथियार और बेहतर वायुसेना है, लेकिन ईरान उन्हें कई मामलों में चुनौती देता है। सैनिकों की कुल संख्या, सक्रिय और रिजर्व मिलाकर के मामले में ईरान इस क्षेत्र में सबसे आगे है। उसकी मिसाइल और ड्रोन शक्ति बेजोड़ है, जो सऊदी अरब और इजराइल के लिए एक सीधा खतरा है। इसके अलावा ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसे एक ऐसी रणनीतिक गहराई देता है जो उसके किसी भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के पास नहीं है। अगर हम ईरान की तुलना उसके प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी इजराइल से करें, तो दोनों की ताकत और कमजोरियां स्पष्ट हो जाती हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत वायुसेना, बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम जैसा शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। तकनीकी रूप से इजराइल ईरान से मीलों आगे है, लेकिन ईरान के पास विशाल आकार, रणनीतिक गहराई और विशाल मानव संसाधन का लाभ है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के छोटे से भूभाग के लिए एक अस्तित्व का खतरा पैदा करती हैं। वहीं ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क इजराइल को लेबनान, सीरिया और गाजा की सीमाओं पर लगातार उलझाए रखता है। यह एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग अलग तरह की शक्तियों का टकराव है। सऊदी अरब के साथ तुलना करने पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही दिखती है। सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में हथियारों की खरीद पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं और उसके पास दुनिया के कुछ सबसे महंगे और आधुनिक अमेरिकी हथियार हैं। लेकिन उसकी सेना को यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने में कोई खास सफलता नहीं मिली है, जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। यह दिखाता है कि सिर्फ महंगे हथियार खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि लड़ने का जज्बा, रणनीति और जमीनी हकीकत की समझ भी जरूरी है।
ईरान ने प्रतिबंधों के बावजूद अपनी घरेलू रक्षा क्षमताओं का विकास किया है, जबकि सऊदी अरब अभी भी विदेशी हथियारों पर बहुत अधिक निर्भर है। यह निर्भरता युद्ध की स्थिति में उसकी कमजोरी बन सकती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और यह बात ईरान की सैन्य शक्ति पर भी लागू होती है। जहां एक तरफ ईरान की मिसाइलें और ड्रोन दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करते हैं, वहीं आसमान में उसकी ताकत काफी कमजोर नजर आती है। ईरान की वायुसेना यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयर फोर्स उसकी सैन्य मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण दशकों से चले आ रहे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंध हैं, जिनकी वजह से ईरान न तो नए लड़ाकू विमान खरीद पाया है और न ही अपने पुराने विमानों के लिए जरूरी पुर्जे और तकनीक हासिल कर पाया है। यह एक ऐसी चुनौती है जिससे ईरान आज भी जूझ रहा है और जो किसी भी सीधे हवाई टकराव में उसके लिए घातक साबित हो सकती है। ईरान की वायुसेना आज भी 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदे गए अमेरिकी विमानों पर बहुत अधिक निर्भर है। उसके बेड़े में F-14 टॉमकैट, F-4 फैंटम और F-5 टाइगर जैसे विमान शामिल हैं, जो 4 से 5 दशक पुराने हो चुके हैं। हालांकि ईरानी इंजीनियरों ने रिवर्स इंजीनियरिंग और जुगाड़ तकनीक के जरिए इन विमानों को उड़ने लायक बनाए रखा है, लेकिन वे आज के दौर के F-35, F-16 या राफेल जैसे चौथी और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। ईरान ने रूस से कुछ MiG-29 और चीन से J-7 जैसे विमान भी खरीदे हैं, लेकिन उनकी संख्या और क्षमता सीमित है। ये तकनीकी पिछड़ापन ईरान की हवाई सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इस कमजोरी को महसूस करते हुए ईरान ने अपनी वायु रक्षा रणनीति को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, उसने अपनी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। इसमें रूस से खरीदे गए AS-300 सिस्टम और घरेलू स्तर पर विकसित बावर 373 और खोरदाद जैसे सिस्टम शामिल हैं। ये सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ईरान की रणनीति यह है कि अगर वह आसमान में जाकर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता, तो कम से कम उसे अपने हवाई क्षेत्र में घुसने से तो रोक ही सकता है। दूसरा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ईरान ने अपनी वायुसेना की कमजोरी की भरपाई अपनी आक्रामक मिसाइल और ड्रोन शक्ति से की है। ईरान की सैन्य सोच ये है कि सबसे अच्छा बचाव हमला है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान ईरान पर बम गिराने के लिए उड़ान भरते हैं, तो ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधे उन एयरबेस को ही निशाना बना सकता है जहां से वे विमान उड़े थे। यह रणनीति ईरान को हवाई युद्ध में बराबरी का मौका न होते हुए भी एक जवाबी हमला करने की क्षमता देती है। लेकिन यह एक जोखिम भरी रणनीति है, क्योंकि एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बिना हवाई श्रेष्ठता के जमीनी सेना को आगे बढ़ाना और जीत हासिल करना लगभग असंभव होता है। ईरान की सैन्य कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय यह है कि उसने कैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के झर को आत्मनिर्भरता के अमृत में बदल दिया। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से ईरान गंभीर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान को सैन्य रूप से कमजोर करना और उसे उन्नत हथियार तकनीक से दूर रखना था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बाहरी दुनिया से कट जाने के बाद ईरान के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को विकसित करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इस मजबूरी ने ईरान को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर धकेल दिया, जिसे वह आज अपनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानता है। ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग की कला में महारत हासिल कर ली है। उसने दुश्मन देशों के पकड़े गए या गिरे हुए ड्रोनों और मिसाइलों की नकल करके अपनी तकनीक विकसित की है। अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन को पकड़कर उसकी नकल से सायकेह ड्रोन बनाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी तरह उत्तर कोरियाई और चीनी मिसाइल डिजाइनों के आधार पर ईरान ने अपना खुद का विशाल मिसाइल कार्यक्रम खड़ा कर लिया है। आज ईरान न केवल अपनी सेना के लिए हथियार बना रहा है, बल्कि वह ड्रोन, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण अपने सहयोगी गुटों और कुछ देशों को निर्यात भी कर रहा है। यह प्रतिबंधों में अवसर खोजने की एक अनूठी मिसाल है, जिसने ईरान को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य में ईरान की सैन्य शक्ति किस दिशा में जाएगी। ये काफी हद तक ईरान के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य पर निर्भर करेगा। अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो वह अपनी आत्मनिर्भरता की नीति को और मजबूत करेगा, खासकर मिसाइल, ड्रोन और साइबर युद्ध जैसी गैर पारंपरिक क्षमताओं में।
वह अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए रूस और चीन जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाल ही में रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीदने की खबरें इसी रणनीति का हिस्सा है। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को और मजबूत करके मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना जारी रखेगा, क्योंकि यह उसकी विदेश नीति का एक सफल और कम लागत वाला उपकरण साबित हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति एक जटिल और बहुस्तरीय पहेली है। ये सिर्फ हथियारों और सैनिकों का ढेर नहीं है, बल्कि इसमें विचारधारा, आत्मनिर्भरता, रणनीतिक चालाकी और प्रॉक्सी युद्ध का गहरा मिश्रण है। उसकी ताकत उसकी दोहरी सैन्य संरचना, विशाल मानव संसाधन और घातक मिसाइल शस्त्रागार में निहित है। वहीं उसकी कमजोरी उसकी पुरानी वायुसेना और तकनीकी पिछड़ापन है। 13 जून 2025 को इजराइल पर किया गया हमला दुनिया के लिए एक चेतावनी थी कि ईरान को कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। भविष्य में ईरान एक ऐसी ताकत बना रहेगा जो मध्य पूर्व की भू राजनीति को आकार देता रहेगा और वैश्विक शक्तियों के लिए एक स्थायी चुनौती पेश करता रहेगा। उसकी अगली चाल क्या होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।